हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। कब? 8 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 जून, वर्ल्ड ओशंस डे। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है और इसीलिए हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर बार महासागर पर थीम भी तय की जाती है और इस बार विश्व महासागर दिवस का थीम क्या रखा गया है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, जो इस साल 2020 की थीम रखी गई है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि थीम से जुड़े बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और जब बात करते हैं हम वर्ल्ड ओशन डे की, तो इनसे जुड़े हुए इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो सन 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह दिवस मनाया जाने लगा है। यानी कि 2009 में 8 जून को पहली बार यह विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। और जब बात आती है इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की, तो हमने जून मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए वो यहां मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। तो प्लीज मेरे साथ आप भी साथ साथ बोलिए। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 1 जून को ही माता पिता दिवस मनाया गया यानी कि पेरेंट्स डे। और उसके बाद आया 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। और उसके बाद आया 4 जून। 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और उसके बाद 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस साल की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इसके बाद आया 6 जून। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, इस तरह के इंपॉर्टेंट डे आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह कदम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनाया है। तो देखो, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और यहां देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगनमोहन रेड्डी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का संचालन कौन करेगा? आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम इस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत APEMC की स्थापना के लिए पिछले वर्ष 5 दिसंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था और तब से इसका गठन किया गया है। और APEMC का पूरा नाम क्या होता है? आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, जो APE
टीएमसी का पूरा नाम है। और यहां हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो रीस्टार्ट नामक एक नई स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और तब भी मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है आंध्र प्रदेश, जो 3 कैपिटल को लेकर भी सुर्खियों में रहा था। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का अलग गठन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ओडिशा, और यहां पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। लेकिन भाषा के तौर पर भारत में अलग होने वाला सबसे पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? काला हिरन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामा चिलुका, जो एक तोता है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा त्रिपोली शहर किस देश की राजधानी है? त्रिपोली शहर लीबिया देश की राजधानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लीबिया। लेकिन यह त्रिपोली शहर सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से वापस लेने की घोषणा की है। और इसीलिए यह त्रिपोली शहर करंट अफेयर में है। और इसी के साथ यह लीबिया देश भी। तो देखो, त्रिपोली लीबिया की राजधानी तथा यहां का सबसे बड़ा शहर है। और लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो उत्तर में भूमध्य सागर, तो उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और पूर्व में मिस्र बोले तो इजिप्ट, और दक्षिण पूर्व में सूडान, यहां आप लोकेशन में देख सकते हैं। और दक्षिण में चाड, दक्षिण पश्चिम में नाइजर, पश्चिम में अल्जीरिया और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया देश स्थित है। तो यह है इसकी भौगोलिक लोकेशन। और यहां हम बात करते हैं लीबिया की। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था, जैसा कि हाल ही में कोविड-19 के कारण महमूद ब्रिजिल का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो महमूद ब्रिजिल वो लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और तब भी मैंने आपको लीबिया के बारे में बताया था। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, और लीबिया की करेंसी है लीबिया दिनार। और लीबिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फैज अल सरराज, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, वो है लीबिया के प्रधानमंत्री। चौथा क्वेश्चन, प्रति वर्ष 8 जून निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रति वर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो यह ब्रेन ट्यूमर क्या है? मस्तिष्क कैंसर यानी कि ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक रोग है। ब्रेन के किसी हिस्से में पैदा होने वाली असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि ब्रेन ट्यूमर के रूप में प्रकट होती है। तो यह है ब्रेन ट्यूमर। और यहां यह दिवस कब से मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस वर्ष 2000 से प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और सबसे अधिक मामले किस देश में है? जर्मनी में। तो जर्मनी में घातक ब्रेन ट्यूमर सामान्यतः पाया जाता है। और विश्व भर में प्रतिदिन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने वाले 500 से अधिक नए मामलों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसीलिए आपको याद रखना है 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में साल भर 60 कैंपेन का आरंभ किसने किया है? साल भर 60 कैंपेन का आरंभ रिद्धिमा पांडे ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिद्धिमा पांडे। और रिद्धिमा पांडे कौन है? वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और सिर्फ 12 साल की एक छोटी सी लड़की है। तो देखो, हाल ही में साल भर 60 कैंपेन को हरिद्वार की एक 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया।
और इस अभियान को एक वेबसाइट झटका.org द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया है और इसीलिए हमारे भारत की यह क्लाइमेट एक्टिविस्ट रिद्धिमा पांडे सुर्खियों में है। और क्लाइमेट चेंज के कारण पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान को लेकर 16 बच्चों ने सरकारों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज करवाई है। और जिन 16 बच्चों ने शिकायत की है इनमें ग्रेटा थनबर्ग, उनके साथ साथ उत्तराखंड की रिद्धिमा पांडे भी शामिल है। तो इसीलिए आपको इस लड़की का नाम याद रखना है, रिद्धिमा पांडे। वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। छठा क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता कौन है? जेनरिक दवाओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रदाता हमारा ही मुल्क भारत देश है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। तो देखो, भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50% आपूर्ति करता है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ बल्क ड्रग्स पार्क्स को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को भी मंजूरी दी है। और यहां पढ़ सकते हैं बल्क ड्रग पार्क स्कीम, और इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ग्रीनफील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के तहत हमारा भारत देश जेनरिक दवाओं का हब बनने जा रहा है। और यहां हम बात करते हैं भारत देश की, तो यहां आप देख सकते हैं हिंद महासागर से 3 तरफ से घिरा हुआ है हमारा यह भारत। और 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों सांकेतिक के आधार पर विश्व का 6ठा सबसे बड़ा और क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा भारत देश। और जल्द ही वो उभर कर विकसित होने जा रही है। तो भारत सरकार से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट भी मैं आपके सामने रखता हूं। भारत सरकार ने देश भर के लिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया है और इसका प्रथम मास चैत्र है और वर्ष सामान्यतः 365 दिन का है। तो हमें यह भी याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो याद रखना है शक संवत, और इसका पहला मंथ कौन सा है? चैत्र माह। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में यमन देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है यमन देश। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसे दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है और सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है और इसी बात को लेकर यमन देश सुर्खियों में है। और इसका प्रमुख कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के समन्वयक के अनुसार यमन को दी जाने वाली सहायता राशि में कमी करने के कई कारण हैं, जिनमें यमन की राजधानी सना और अन्य औद्योगिक महत्व के केंद्रों पर हाउथी विद्रोहियों का नियंत्रण होना यह एक प्रमुख वजह है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने यमन पर यह कड़ा कदम उठाया है। और जब बात करते हैं यमन देश की, तो यहां आप मैप में देखिए, यह है यमन। यमन की कैपिटल का नाम क्या है? साना। यमन के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल रब मंसूर अल हादी। और यमन के प्रधानमंत्री है अली मोहम्मद मुजूर। और यमन की करेंसी क्या है? यमनी रियाल। और यमन के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर है सऊदी अरेबिया और यहां पर है ओमान। यह 2 देशों से घिरा हुआ है यह यमन देश और इस पर हाल ही में यह कदम उठाया है यूनाइटेड नेशंस ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कितने सदस्यों से मिलकर बनी होती है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल
15 सदस्यों से बनी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि विदेश मंत्रालय ने 17 जून 2020 को होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चुनावों में निर्वाचित सीट जीतने के लिए भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार कर इसे एक अभियान के रूप में शुरू किया है और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में है। और जब पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या है उसी को लेकर एक इश्यू पैदा हुआ है और इसीलिए हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। और ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर के आगामी कार्यकाल यानी कि वर्ष 2021-22 के लिए होने हैं। और भारत G4 समूह यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के देशों के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भी मांग कर रहा है। और यह लाजिम भी है क्योंकि जो संख्या है वो समूचे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से गुजरने की घोषणा किसने की है? चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर गुजरने वाला है और यह घोषणा की है नासा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नासा। तो देखो, नासा ने घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर से गुजरने की उम्मीद है। और इस विशाल क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो याद रखो 163348 2002 NN4 जो इस क्षुद्र ग्रह का नाम है जो पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर गुजरने वाला है और इसी की घोषणा की है नासा ने। तो देखो, इस क्षुद्र ग्रह की खोज जुलाई 2002 में की गई थी और क्षुद्र ग्रह का जो व्यास है वो 250 मीटर से लेकर 570 मीटर के बीच हो सकता है और यह प्रत्येक 14.50 दिनों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। और हाल ही में यह क्षुद्र ग्रह सुर्खियों में है और इसकी घोषणा की है नासा ने। और घोषणा की है तो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यह कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि पृथ्वी से यह सुरक्षित दूरी पर 6 जून को गुजर गया है और इसीलिए जो चिंता के बादल थे वो भी हट गए हैं। तो दोस्तों, यहां हम बात करते हैं नासा की। नासा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता किसने लगाया है? तो नासा की एक अंटार्कटिका में वेधशाला है जिसका नाम है एंटीना और उन्होंने यह न्यूट्रिनो की असामान्य ऊर्ध्व गति का पता लगाया है और इसी बात को लेकर भी नासा सुर्खियों में था। और नासा ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। तो यह क्वेश्चन भी सुर्खियों में था। तो नासा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। और साथ साथ याद रख लो, वाइटल नामक एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? नासा ने। 10वां क्वेश्चन, चीन द्वारा कोहाला जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो यहां आप देख सकते हैं चीन के द्वारा यह कोहाला जल विद्युत परियोजना को निर्मित किया जाएगा झेलम नदी में, यानी कि इस क्वेश्चन के सही आंसर है झेलम रिवर। और हमारा जो POK है एरिया, वहां पर यह परियोजना आकार ले रही है। तो देखो, हाल ही में चीन भारत की आपत्ति के बावजूद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1124 मेगावाट वाली कोयला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना बना रहा है और भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई है। और यहां जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो एक और भी परियोजना थी, वो भी 15 दिन पहले सुर्खियों में थी और मैंने आपको बताया था कि डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान और चीन देश ने हस्ताक्षर किए हैं।
लेकिन यह डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट किस नदी पर आकार लेने वाला है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिलों के बीच किस नदी पर अवस्थित होगा यह डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट? तो सिंधु नदी पर यह अवस्थित होगा और इसीलिए यह झेलम नदी और सिंधु नदी सुर्खियों में है पाकिस्तान और चीन की वजह से। तो यहां हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, जो एक पूर्व क्रिकेटर है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान और भारत के बीच डिवाइडिंग लाइन है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और अब बात करते हैं चीन की। तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और भारत और तिब्बत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है भारत और चाइना के बीच, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। वो बात भी आप याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, मोनिका मोहता अब स्विट्जरलैंड देश में भारत की नई राजदूत बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो देखो, मोनिका कपिल मोहता स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में वर्तमान में कार्यरत है और वह 1985 बैच की IFS अधिकारी है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी। और मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह लेगी। और यहां आप देख सकते हैं, मोनिका मोहता किसका स्थान लेगी? CB जॉर्ज का। और CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और मैंने आपको कुवैत के बारे में भी बताया था जब CB जॉर्ज को कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया। और यहां हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो यहां आप मैप में देखिए, यह है स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल का नाम है बर्ना और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रांक। और यहां कई बॉलीवुड फिल्म के गानों की शूटिंग होती है, यानी कि यह हमारे बॉलीवुड गानों के शूटिंग के लिए यह पसंदीदा जगह है स्विट्जरलैंड। 12वां क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वन्य जीवों के शिकार में और बाद में यहां रिक्त स्थान दिया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान हमारे भारत देश में वन्य जीवों के शिकार में वृद्धि हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट किसने पेश की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने, जिसके स्थापना के 50 साल 2019 में पूर्ण हुए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 27 नवंबर 1969 को हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना। और वर्ष 1987 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की संरचना को नया रूप दिया गया है और हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें क्या सामने आया है कि लॉकडाउन से पूर्व छोटे वन्य जीवों के शिकार का प्रतिशत 17% था, जबकि लॉकडाउन के बाद यह आंकड़ा 25% तक पहुंच गया। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में था और इसीलिए हमारे इस पर्यावरण को खतरे को देखते हुए हमारे यह वन्य जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए। 13वां क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास निम्न में से किस देशों की नौसेनाओं का एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास वो भारत, अमेरिका और जापान देश की नौसेनाओं का एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका और जापान। लेकिन मालाबार यह नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात भारत कर रहा है और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में है। तो देखो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और वर्ष 2016 से ही ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, परंतु भारत अभी तक ऑस्ट्रेलिया को इस नौसैनिक अभ्यास शामिल करने से बचता रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। और बात करते हैं यह मालाबार नौसैनिक अभ्यास की। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत,
अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और यदि ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया तो यह चतुर्पक्षीय सैनिक अभ्यास होगा। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी और तब से यह आयोजित किया जा रहा है। और यहां जब शामिल होने की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया यहां आप मैप में देख सकते हैं दक्षिण गोलार्ध में स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल ऐसा पहला राज्य बना है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यह फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान की है। और यह दिसंबर 2020 तक शुरू होने की संभावना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जो राजकोट पड़धरी से है, काजी यूनुस श्री भगवान राय। उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है कि यह के फोन प्रोग्राम है जो चालू किया है केरल की सरकार ने। और शैलेश कुमार तबियाड़ वो गुजरात से है और हमेशा पूरे सेंटेंस में इसका आंसर भी लिखते हैं। हर्ष अंतानी सूरत से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आद्या पटेल सुरेंद्रनगर गुजरात से, तो कविता जैन बनासकांठा के धानेरा से है, गुजरात से है। उन सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ चुडासमा मोहन जूनागढ़ के कुक्कसवाड़ा से है और प्रियांक चौधरी ने भी इसके बारे में यहां डिटेल में आंसर दिया है। मुकेश कुकड़िया गुजरात के राजकोट जसदन बरवाला से, वनकर नितिन कुमार उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है अहमदाबाद से। तो अवनीश यादव वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है और वो डेली करंट अफेयर में हमारे क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पारू अवी वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और मेर शीतल ने यहाँ बेस्ट कमेंट लिखी है, उन्होंने सही आंसर दिया है केरल। और इसी के साथ साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पी विजयन, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मेन लैंग्वेज है वो मलयालम और वहां के जिलों की संख्या है वो 14। तो इसी तरह डिटेल में आंसर बताया है। तो इसी तरह बेस्ट कमेंट लिखने के लिए मेर शीतल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यहां आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं राहुल श्रीवास्तव को वो किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।